वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज की जनसभा में पाकिस्तान को फिर से कड़ी चेतावनी दी है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा कि उनकी सरकार और सेना आतंकवाद का समर्थन कर रही है। वहां लोगों को इसके खिलाफ आगे आना होगा। इधर भारत ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर शिकंजा कसा हुआ है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिंधु जल समझौता स्थगित है और भारत में आकाश में पाकिस्तानी उड़ानों की अनुमति नहीं है। भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के बाद आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को गहरा दबाव बनाया। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करा दूं, रिटायर्ड मेजर राकेश शर्मा जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित हैं, करगिल युद्ध के दौरान हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही रोहित शर्मा विदेश मामलों के जानकार और तपन भारती वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अब से बस थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मैं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, पाकिस्तान को जब से सीज फायर हुआ है तब से तो सख्त लहजे में चेताया जा रहा है। उससे पहले से भी लगातार भारत ये कहता रहा कि आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है, सुधर जाओ। लेकिन आप क्योंकि करगिल में रहे हैं, आपके नजरिए से क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि सुधर सकता है? चारुल जी, सर्वप्रथम नेटवर्क 10 के दर्शकों को, रोहित जी को और तमाम भारतवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद। ये हमारा जो इतिहास है 1947 से बाद का, और क्योंकि मैं एक्टिवली ऑपरेशनल एरियाज में रहा हूँ लगातार, और जैसा कि आपने अभी बताया कारगिल वॉर में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है, तो इस चीज़ की उम्मीद रखना या इस चीज़ की जरा भी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं और जैसा वहाँ पर जो माइंडसेट है, उसको देखते हुए हमें कभी भी इस चीज़ का गुमान नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान इन चीज़ों से पीछे हटेगा या कदम पीछे हटाएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कश्मीर को जलते हुए रखना, उस पॉट को बॉयल करते हुए रखना ही पाकिस्तान आर्मी का और स्पेशली आईएसआई का सर्वाइवल है। उसके बगैर उनका पाकिस्तान में सर्वाइवल या कंट्रोल नामुमकिन है। तो इस चीज़ का के ऊपर जो है हम ये सोचें कि पहलगाम के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। हम पहले सोचते थे कि बालाकोट हमने किया और उससे पहले जो है पुलवामा हुआ, उरी हुआ। तो ये जो पाकिस्तान का जो ये उनकी उनकी तरफ से जो ये कार्रवाई होती है और जो उनकी सोच है और जो उनको एक्टिवली मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट को सपोर्ट करने का, इस्लामिक टेररिज्म को भारत में फैलाने का जो कार्य है, वो हम ये उम्मीद करें कि इसके ऊपर वो सीरियसली सोचेंगे, तो मुझे उसकी कोई खास उम्मीद नहीं नजर आती। ठीक है रोहित जी, देखिए अभी जिस तरह से राकेश जी ने भी जिक्र किया कि कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसे पाकिस्तान हमेशा चाहता है, वहां की सेना चाहती है कि ज्वलंत रहे, क्योंकि उनके सर्वाइवल का एक रीजन है। लेकिन क्या ये लगता है कि प्रधानमंत्री जब भुज जाते हैं और वहां से ये कहते हैं कि टेररिज्म और टूरिज्म में फर्क समझना होगा, वहां की जनता को आगे आना होगा, विकास और विनाश जो है वो एक साथ नहीं चल सकते हैं, इन चीजों का असर आपको लगता है कि पाकिस्तान पर होगा? और जिस तरह वो आह्वान करते हैं कि वहां की जनता को इसके लिए आगे आना होगा। देखिए, कल ईरान में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, नाम तो शरीफ है लेकिन वो शरीफ वाला कोई काम तो करते नहीं, उन्होंने जाकर के ईरान में बोला तो था कि हम पीस चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की इस धमकी के बाद ही उन्होंने बोला। वैसे तो अभी पिछले एक महीने में जो पाकिस्तान की पिटाई हुई वो सबको पता है, लेकिन उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि या तो तुम रोटी खा लो या गोली खा लो, तो उसके बाद इनका आया ऑफर, पीस ऑफर, के हम पीस चाहते हैं, वाटर के लिए, पानी के लिए, और साथ में ट्रेड भी। अच्छा, पानी बहुत इंपॉर्टेंट। पानी पहले ही डेफिशिएंट था, सिंध में तो बहुत बुरी हालत थी, अब तो पंजाब में भी नहीं रह गए। तो ये हालत के पानी नहीं है, तो ये अपना कंट्री कैसे चलाएंगे, कैसे मरने शुरू हो जाएंगे। उन चीजों के लिए भी पानी नहीं है जो जो एसेंशियल्स हैं।
अभी तो ये सिचुएशन है, सच बात तो ये। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली जो जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कैंसिल की थी उससे पाकिस्तान घबराया हुआ तो है। तो ये अब हर जगह लड़ाई भी अब नहीं हो सकती। इन्होंने पहले बहुत धमकी दी थी कि हाँ, पानी रोका तो इट मींस वॉर, पानी रोका तो इट मींस वॉर। स्टेटमेंट्स हैं हमारे सामने, सबके सामने स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के और पाकिस्तान के दूसरे मिनिस्टर्स के कि पानी रोकना मींस वॉर। अच्छा, अब क्या स्टेटमेंट है कि जी हम पानी के लिए बातचीत कर सकते हैं, हम पीस चाहते हैं पानी के लिए, और हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ बेटर रिलेशंस हो, ट्रेड भी शुरू हो जाए। ये वही तो कंट्री है जो बोल रहा था कि ट्रेड शुरू हम नहीं तब तक कर सकते जब तक 370 नहीं लगेगी। 370 लग गई क्या? कल ही का स्टेटमेंट है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, शहबाज शरीफ का, और साथ में वो आसिम मुनीर भी बैठे थे जो वॉर हारने के बाद प्रमोशन ले गए। तो ऐसे सूरत हाल में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान डरा हुआ है और बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। वो किसी भी तरीके से ये चाहता है कि स्टेटस को वापस आ जाए, पहलगाम अटैक से पहले वाला स्टेटस को आ जाए। वो अब तो मुझे नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनसे आप प्यार से सारा काम करा सकते हो, गुंडागर्दी करके नहीं तो वो ही विल किक यू। तो वही हो रहा है। चांसेस बहुत कम है। पाकिस्तान कई जगह अप्रोच कर रहा है, कई जगह अप्रोच कर रहा है, पानी के लिए भी और हर चीज के लिए। लेकिन इंडिया प्रेशर में आ नहीं रहा है। हाँ, इंडिया और अमेरिका की कुछ कुछ टेंशन अब दिख रही है हमें, जैसे कि इंजन पे कल ट्रेंड कर रहा था फंड कावेरी इंजन, बताओ अपने इंजन को। तो पाकिस्तान भी इंडिया पे कुछ प्रेशर, अमेरिका भी इंडिया पे कुछ प्रेशर डाल रहा है। पाकिस्तान में करने की कोशिश कर ही रहा है, अमेरिका भी डाल रहा है, लेकिन कितने प्रेशर में इंडिया अब आएगा मुझे नहीं लगता इंडिया किसी भी प्रेशर में आए। आज विदेश मंत्री जा भी रहे हैं, अब ये देखते हैं कि वाकई जो आप कह रहे हैं वो प्रेशर होगा कि नहीं होगा। तपन जी, क्या लगता है, जिस तरह से अभी रोहित जी बता रहे थे कि प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है भारत पे, लेकिन क्या भारत पर वो प्रेशर बन पाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जब बात अपने देश की होती है, पॉलिसी की होती है, किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और ऐसे में क्या वाकई अब पाकिस्तान डर रहा है, जिस तरह से नवाज शरीफ भी कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि पीस हो? देखिए, अमेरिका में जब बिडेन शासन था और अभी ट्रंप शासन है, दोनों में थोड़ा अंतर है। ट्रंप शासन के आने के बाद सरकार की थोड़ी दुविधा बढ़ गई है कि अमेरिकी सरकार से जो समर्थन मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। कुछ मामलों में इंटेलिजेंस की शेयरिंग भी हुई या नहीं, ये भी एक संदिग्ध मामला है। भारत सरकार इस पर या प्रधानमंत्री मौन है। बहरहाल अपनी शक्ति का प्रदर्शन अच्छे तरीके से भारत ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे पूर्व सेनाध्यक्ष मलिक जी की बात याद आ रही है कि युद्ध एक दिन और चलना चाहिए था। यदि युद्ध एक दिन और चलता तो शायद पाकिस्तान को अहंकार या गुमान नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसकी अकड़ नहीं गई है। अब देखिए, विडंबना देखिए कि इस बार की जो लड़ाई हुई है, सन 71 की लड़ाई जो हुई थी, उसमें पैदल सेना जो आर्मी, दोनों तरफ की आर्मी के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें भारत की विजय हासिल हुई। उनके 90,000 से अधिक सैनिकों को हमारी फौज ने कब्जे में लिए, कैद कर लिया। इस बार की जो लड़ाई हुई है, इस बार की लड़ाई में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमने मिसाइल से लड़ाई लड़ी, मतलब आकाश में लड़ाई हुई, आकाश में युद्ध हुआ। एरोप्लेन, हमने एयरफोर्स के प्लेन से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान ने भी आकाश में युद्ध किया। यानी जमीन पर बहुत कम युद्ध हुआ है, बहुत रेयर हुआ है बॉर्डर पर इलाके पर। अब इसमें अमेरिका ने जो फीडबैक दिया, शायद मुझे लगता है कि हमें कि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान। तो इस जल्दीबाजी में या कंफ्यूजन में या गलतफहमी में 1 या 2 दिन पहले वार को रोक दिया गया। लेकिन अब सरकार तो सरकार है, सरकार ने ठान लिया है कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो पानी के मुद्दे पर तो अटल है। विदेशों में भी कुछ लगा कि वहां हमारी डिप्लोमेसी के जरिए बताने की जरूरत है कि पाकिस्तान की तरह आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है। तो 7-8 डेलीगेशन तैयार किया गया और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। जहां जहां जा रहे हैं, भारत सरकार की बात को अच्छे तरीके से, उसमें अपोजिशन लीडर भी राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं। लेकिन भारत की देखा देखी, भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी निकल चुके हैं 4 देशों की यात्रा पर। सबसे पहले
सबसे पहले वो तुर्की पहुंचे, तुर्की के बाद ईरान, अजरबैजान वगैरह, कुल मिला के 4 देशों में जाना है जहां से इनको युद्ध के दौरान समर्थन मिला था। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल भारत के लिए जो अच्छा नहीं माना जाएगा वो तुर्की का था। तुर्की, और जब तुर्की के प्रधानमंत्री के साथ जब हमारे ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष मिल रहे थे, एक कुटिल मुस्कुराहट दिख रही थी, और उन्होंने, मुझे लगता है कि तुर्की ने साफ तौर पर भारत के खिलाफ कुछ कहा नहीं, लेकिन एक दोनों के बीच में जिस तरह की दोस्ती पिछले 5-7 साल में देखी गई है, बिल्कुल वो फ्लर्ट आता हमारे था लिए तो हम लोग सपोर्ट एक करते थे, और जिस सोचनीय तरह से विषय है आज कि तुर्की का पाकिस्तान के जवाब साथ हम खड़ा हो कैसे जाना देंगे, ही किस खुद तरह में से। एक बड़ी चीज है। तुर्की ऐसे में के जरूरी नहीं है कि आप तुर्की ऑफिशियल में कोई बयान दें, टूरिस्ट आपका का उसका जाना साथ देना बहुत कम काफी हो। है। मैं तपन जी लौटूंगी आपके पास। मेजर साहब, आप क्योंकि युद्ध में रहे हैं, हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि अगर हम वेपन्स की बात करें, हथियारों की बात करें, तो आज जिस तरह हम कहते हैं कि सशक्त भारत है, मेड इन इंडिया चलाते हैं, अब के वेपन्स और उस वक्त के वेपन्स का क्या प्रभाव है? क्या वेपन्स एक रीजन हो सकते हैं जिस वजह से पाकिस्तान कुछ बैकफुट पर हमें नजर आ रहा है? क्योंकि अभी आप देखिए कि जो वेपन्स हैं जिनके लिए कहा जाता है कि जिनसे पाकिस्तान डर गया, तो क्या वाकई इनका प्रभाव ऐसा था कि पाकिस्तान के मन में ये खौफ आया हो कि अगर इन वेपन्स को चलाया जाएगा तो पाकिस्तान को कितना नुकसान है? बिल्कुल बहुत भारी अंतर है। जैसे मैं 99 में जो हमने युद्ध किया था वो ज़्यादातर जमीनी युद्ध था, उसमें जो पैदल सेना थी उसका ज़्यादा रोल था, एयरफोर्स का बहुत कम रोल था। आज का जो वॉरफेयर है उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड वॉरफेयर। और सिंक्रोनाइज्ड वॉरफेयर जो है उसमें आज की तारीख में ना सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा अहम रोल है, बल्कि एआई का बहुत बड़ा एक रोल है। इसमें एक टर्म जो होता है जिसको हम कहते हैं किल चेन। किल चेन का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी रिसोर्सेस हैं आप उनको इस ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एक किलिंग चेन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमारा जेट है, तो जेट को सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है जो उसके साथ लगा हुआ है, जो रडार बेस्ड सिस्टम है, जो हमारे मिसाइल सिस्टम है उसके साथ लगे हुए हैं, और उसके साथ फिर एक एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसको और प्रबल बना रहा है, और उसके साथ हमारा पास सैटेलाइट इमेजरी है जो हमको पल की खबर दे रही है, हर पल की खबर दे रही है कि आसमान में क्या हो रहा है, हमारे ड्रोन्स कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, टारगेट से कितनी दूरी पर हैं, जो हमने उनको जो उनके ऊपर ग्रिड रेफरेंस हमने जो असाइन किए थे उस ग्रिड रेफरेंस के ऊपर वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, और फाइनली हमें ऑन टाइम जो है बिल्कुल टाइम के हिसाब से हमको उसका पूरा डाटा इनपुट्स मिलते रहते हैं कि उससे कितनी बर्बादी की हुई है। अब हम देखें तो आज का जो वॉरफेयर है वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है ज्यादा। ऑफ कोर्स द मैन बिहाइंड द मशीन विल ऑलवेज मैटर, क्योंकि उसको भी फाइनली कोई इंसान ही चला रहे हैं। बट जो अब हम बात करें तो ये जो मेड इन इंडिया हमारा जो प्रोग्राम है, इसने हमको बहुत अच्छा एक, मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म है कि हम इस तरफ हम गए हैं। मैं आपको सही बताऊं तो ये जो 7 मई से 10 मई के बीच में भारत ने जो कर दिखाया है, तो जो आज हम बात कर रहे हैं, रोहित जी बात कर रहे हैं और सर बात कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स में आज चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि विश्व की आंखें खुल गई कि ये देश जो कि हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट था, ये इतनी जल्दी से और इतनी क्लियर स्ट्राइक कैसे कर रहा है, वो भी एनिमी के हार्टलैंड में जाके अंदर घुसकर पूरा। आप देखिए, मतलब कराची से लेके स्कार्दू से लेके और उसके बाद रावलपिंडी जो उनके जनरल हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके टैक्टिकल लोकेशंस थी, एयर स्ट्रिप्स थी, उन पे प्रिसाइज हिट्स करना, ये काम या तो अमेरिका करता था या उसके अलाइज करते थे। अब उनको ये प्रॉब्लम हो रही है बहुत बड़ी कि भाई ये देश जो हमारा, हम सोच रहे थे कि हम इसको खड़ा कर रहे हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल हमारे बराबर आके खड़ा हो गया। तो ये एक ढंग से अगर देखा जाए जो जियोपॉलिटिक्स में, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि हमने बहुत बड़ा एक पादान हासिल किया है, बहुत सफलता है हमारे लिए, महत्वपूर्ण सफलता है कि हम टेक्नोलॉजी को इतने प्रिसाइज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और एकदम जिसको सटीक तरीके से हम हिट कर रहे हैं एनिमी को। उनको समझ में नहीं आया हुआ क्या है, मतलब एकदम इधर से थप्पड़ पड़ा उधर से थप्पड़, ये पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से चपेट पड़ रही है, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में। तो ये एक सचमुच ही जो है हम मेड इन इंडिया बोल रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर करवा रहे हैं। पहले क्या होता था, आज से पहले
काफी साल पहले जो हमारे पास आते थे वेपन आते थे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता था, हम लोग यहाँ पर असेंबल नहीं कर पाते थे, हम डिपेंडेंसी सारी हमारी ऑपरेट करने की, चाहे जैसे मैं खुद बोफोर्स ऑपरेट करता था और उसके बाद हमने बाकी इक्विपमेंट ऑपरेट किए हैं, तो हमारी डिपेंडेंसी बहुत होती थी। अब हमारी डिपेंडेंसी पहले से बहुत कम हो गई है, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, हमारी असेंबल और करने इस की वजह से काबिलियत बढ़ काफी रही है, चीजें हमारी बदलाव जो इंटीग्रेट है वो करने की महसूस काबिलियत किया बढ़ गया रही है। है, उससे मैं बहुत लौटूंगी हमको मेजर साहब जो है आपके पास। रोहित जी, न्यूक्लियर वॉर के डर से जिस तरह से कहा गया कि आनन फानन में सीज फायर का डिसीजन लिया गया, तो ऐसे तो न्यूक्लियर वॉर का डर जो है वो तो हमेशा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान सोच समझ के कोई कार्य करने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान इज अ फूल, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो अपने देश में आतंकी पालता है। तो क्या हर बार हम सिर्फ इस वजह से बैकआउट करते रहेंगे कि सामने वाला कहीं न्यूक्लियर वॉर न स्टार्ट कर दे? तो क्या मतलब ये कितना जायज है और कब तक हमें इस डर से रहना पड़ेगा? न्यूक्लियर तो पावर प्लांट हमारे पास भी है, इसका इस्तेमाल तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन समझदारी भी कोई चीज होती है। राइट, एक चीज समझिए कि न्यूक्लियर वेपन से हम नहीं डरे। अगर डरे होते तो हम पहले ही मारते। हम जी स्टार्टिंग में जो हमने वॉर शुरू की है, तो हम स्टार्ट ही नहीं करते। पाकिस्तान तो हर दूसरे दिन धमकी देते हैं ना, 4 दिन में, कि हम तो ये कोई न्यूक्लियर वेपन हमने कोई इमरान खान की शादी के लिए थोड़ी रखे। तो शादी हो गई क्या? रखे थे तो यूज करके हमें दिखाते। प्रॉब्लम कहाँ आई कि जब इंडिया ने किराना हिल्स पे अटैक किया, जिसको जिसको दोनों कंट्रीज मना कर रहे हैं, किराना हिल्स पे, दूसरा नूर खान एयरबेस पे। तो ये नूर खान एयरबेस न्यूक्लियर कमांड सेंटर था, साथ में किराना हिल्स पे अमेरिका का स्टॉक पाइल भी था और पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टॉक पाइल भी था। तो खबर ये आई कि वहां दोनों जगह से न्यूक्लियर रेडिएशन की कहीं से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई है, एक चीज। दूसरी चीज कि वो न्यूक्लियर कमांड सेंटर जो कि नूर खान एयरबेस पे था, रावलपिंडी, वो हिट हुआ और वहां पे सब कुछ खत्म हो गया। न्यूक्लियर पोर्ट्स तक नहीं है इस समय पाकिस्तान के पास, ये खबर आ रही है। द रीजन बीइंग के एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जहां उनके सारे अटैक हुआ, जहां उनके सारे सिस्टम उड़ गए, ये एक न्यूक्लियर अटैक माना जाता है। अगर किसी की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन या न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड पे अटैक हो तो न्यूक्लियर अटैक माना जाता है और पाकिस्तान न्यूक्लियर रिटेलिएशन कर सकता था। इस बात को मैं मानूंगा, लेकिन हम डरे नहीं, हम न्यूक्लियर अटैक से नहीं डरते। न्यूक्लियर अटैक वो एक शहर उड़ा लेगा ना, वो एक शहर दिल्ली उड़ा लेगा, मुंबई उड़ा लेगा, बाकी उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के हमारे 25 करोड़ मारे गए, फाइन, हमें 115 करोड़ हमारे पास बचे, उसके 25 करोड़ मारेगा, क्या होगा पाकिस्तान का? तो हम जिस पे चल रहे थे, और इंडिया डरा होता उसके न्यूक्लियर वेपन से, तो वो पहले दिन ही इंडिया ने बोल दिया होता नहीं नहीं ठीक है, लेट्स टॉक पीस। इंडिया तो पीस की कोई बात नहीं कर रहा था ना, जितना अटैक आ रहा था उससे डबल जगह अटैक किया जा रहा था। पाकिस्तान अगर ऐसी धमकी दे रहा था कि न्यूक्लियर अटैक इमरान खान की शादी के लिए रखे हैं क्या, और ये हमने फ्रिज में रखने के लिए थोड़ी रखे हैं, तो निकालता। तो हम तो देखना चाह रहे थे ना उसके न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, आज तक तो दिखे नहीं। वो 20 साल से इमरान खान की शादी करवा रहे हैं, तो द फैक्ट इज कि औकात उसे नहीं चाहिए मारने के लिए, बिल्कुल इतना आसान नहीं। धमकी देना बहुत आसान होता है, बिल्कुल। ये जबान जो है ना बिना हड्डी की होती है, बड़े तपन आराम से जी, हिल जाती है। फिर क्या ये मान लिया जाए कि वाकई जिस तरह से पाकिस्तान बातें इतनी बड़ी बड़ी कर देता है, लेकिन जब बात हकीकत की आती है, जब आईना देखता है, तो उसे ये समझ आता है कि अभी चेहरे पर ही धूल है, आईना साफ करने से कोई फायदा नहीं है, बार बार दूसरे देशों में जाकर ये राग अलापने से कोई फायदा नहीं है कि भारत परेशान कर रहा है, बल्कि खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि आतंकी तुमने पाले हैं, जब तक आतंक को पालोगे तब तक यही हश्र होगा, और फिर एक साथ सारे देश आएंगे ही, क्योंकि कोई कब तक सपोर्ट करेगा आतंकवाद के खिलाफ? आतंकवाद से कितने ही देश परेशान हैं, और चीन का साथ देना कोई इतना बड़ा ऐसा ब्रह्मास्त्र तो नहीं बन जाएगा कि पूरा विश्व एक तरफ और पाकिस्तान और चीन एक तरफ। 3 कंट्रीज थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, जी एक टर्की, एक चाइना और एक और, 3 कंट्रीज थे। और कोई कंट्री था? तो कहते हैं 70 कंट्री मुस्लिम ये उम्मा, सारी तपन जी कहानियां से तो सवाल है। सुनाती रोहित जी, तपन जी से। किसी ने हेल्प की? जी प्लीज तपन सर। तपन जी, सवाल आपसे है जी। बताइए, पारुल शर्मा जी बोलिए। तपन जी, सवाल यही है कि पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त ये राग अलाप रहा है कि हमें पीस चाहिए, लेकिन अपने देश के अंदर आतंकियों को वो खुद पाल रहा है,
और चाइना भी कब तक ही साथ देगा? चाइना को अपना मार्केट भी देखना है, अपना और चीजों को भी संभालना है। सिर्फ पाकिस्तान का साथ देने के लिए पूरे विश्व से तो नहीं युद्ध करने को तैयार हो जाएगा। देखिए, चाइना पर्दे के पीछे हमेशा खेल करेगा। भारत को जितनी परेशानी में डालना है वो किसी भी गेम से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान, उसको एक अच्छा मोहरा मिल गया है। पाकिस्तान की आड़ में चीन खेल कर रहा है। अभी आपने देखा पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो डार हैं, वो चाइना गए थे। चाइना में पहले ही दिन उतरते ही उनको चीन ने कहा कि अत्याधुनिक जो एरोप्लेन है जो इसका एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एग्रीमेंट हो गया। यानी इतनी, और वो भी बाजार रेट से काफी सस्ती दर पर। तो मैंने पाकिस्तान और चीन के बीच के संबंध के पीछे हमें पीछे भी जाना होगा। कश्मीर का जो हिस्सा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को उदारता पूर्वक यूं ही गिफ्ट में दे दिया। तो ये दोनों की जो गलमहियां है ना, वो भारत के लिए चौकस रहने के लिए काफी हद तक, अभी इसमें जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर जो खेल चल रहा था, मैंने पाकिस्तान के सोशल मीडिया को भी वॉच किया है। 90% तो भारत के विरोध में बोल रहे थे। 10-15% ऐसे भी वहां के इंटेलेक्चुअल थे जो भारत के ऊपर सीधा इल्जाम नहीं लगा रहे थे। उन्होंने कहा है कि भाई पुलवामा, ये यहाँ पर जो 26 पहलगाम में जो 26 यात्रियों की जो मौत हुई, हत्या कर दी गई, उसमें पाकिस्तान ने बयान क्यों दिया कि ये भारत ने स्वयं ये घटना की है, ये मोदी सरकार का चाल है, ये है। यानी इसको अपोज करने वाले भी पाकिस्तान में दिखे, लेकिन बहुत सारे पत्रकार या मीडिया जो थे वो भारत के विरोध में बोलते रहे, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो कमजोर होता है ना, वो ज्यादा बोलता है, और उन्हें ये डर है, भय है कि भारत फिर दोबारा कहीं हमला न कर दे। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कह भी रहे हैं कि यदि आतंकवाद ने आंखें दिखाई, कोई किसी ने पाकिस्तान से घुसपैठ की, तो उसको पुरजोर जवाब दिया जाएगा। मतलब कि तनाव खत्म नहीं हुआ है। तो सीमा पर दोनों तरफ से अभी भी फौज तैनात है। नुकसान तो दोनों देश को होना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। उदाहरण के लीजिए, देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे पास 600 अरब डॉलर रुपए हैं, उनके पास 16 अरब डॉलर है। जमीन आसमान का अंतर है। हमारा जो बजट है उनसे 4 गुना अधिक, 5 गुना अधिक है। आ रहा है, आपका फ्रेम क्लियर अभी 15 जून को पाकिस्तान का आम बजट आने वाला है। जी, बोलते रहे, आवाज क्लियर है आपकी। रक्षा बजट में इजाफा करने की संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान 15 जून को जो बजट पेश करेगा, वो अपने बजट में 10% का इजाफा करने जा रहे हैं। तो भारत के लिए ये एक मतलब बेहतर, कैसे हम अपने दुश्मन को काबू में रखें। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान ये समझ गया होगा कि भारत क्यों अपने रक्षा बजट को इस तरह बढ़ा चुका है और क्यों डिफेंस सेक्टर में इतना इन्वेस्ट कर रहा है। जवाब उसे अभी मिल गया होगा ऑपरेशन सिंदूर में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर राकेश शर्मा, रोहित शर्मा और तपन भारती जी, बहुत शुक्रिया हम सब के साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश देश की सांस्कृतिक परंपरा और वैश्विक पहचान का केंद्र है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के सफलतम आयोजन से प्रदेश की पहचान अब और सुदृढ़ हुई है। 45 दिनों तक विश्व के सबसे बड़े मानवीय जमावड़े ने कई रिकॉर्ड तो बनाए ही आध्यात्म से अर्थव्यवस्था का मार्ग भी प्रशस्त किया। सनातन के अनुशासन ने दुनिया को आश्चर्यचकित किया। 66 करोड़ से अधिक साधु संतों, श्रद्धालुओं और सैलानियों ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित महाकुंभ के उत्तम प्रबंधन की तारीफ करते हुए इसे परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम बताया। 3 लाख करोड़ से अधिक के व्यवसाय का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का सामाजिक संदेश देने के लिहाज से भी महाकुंभ सफलतम आयोजन रहा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।